सभी क्लास 10th के जितने भी बच्चे हैं सबका बहुत बहुत स्वागत है। और लेसन नंबर 1 मैं स्टार्ट यहाँ से कर रहा हूँ, जिसका नाम आपका अम्ल क्षार एवं लवण है। बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है। तो मैं सारे बच्चों से ये अपील करूँगा कि जितने भी क्लास 10th के बच्चे हैं चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, और जो कुछ भी आप कर सकते हैं उसमें करिए आराम से, क्योंकि ये जो चीज़ें अब स्टार्ट क्लास 10th को मिलने वाली हैं ये सब एकदम यूनिक केमिस्ट्री और बायो के सारे वीडियो आपको मेरे चैनल पे आपको अवेलेबल मिलेंगे और आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। आइए हम स्टार्ट कर रहे हैं। जो सबसे पहला चैप्टर हमारे पास उपस्थित है वह है अम्ल क्षार एवं लवण के बारे में। देखिए, बहुत छोटी छोटी परिभाषाओं से मैं आपको यहाँ से बताऊंगा, सिखाऊंगा, बहुत टेक्निकल चीज़ें बताऊंगा। छोटी छोटी चीज़ें बिल्कुल एकदम क्लीन हो जाएंगी आपकी। देखिए, सबसे पहली परिभाषा मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ अम्ल के बारे में। कैसे परिभाषा बनाएंगे, कैसे क्या करेंगे, यहाँ तो छोटे छोटे शब्द लिखे हुए हैं। आप मेरी केवल लाइन बाय लाइन चलते जाइएगा, सारी परिभाषाएं आपको एकदम बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएंगी। देखिए, अम्ल के बारे में बात करते हैं। अम्ल क्या है? तो अम्ल जो है, इसकी उत्पत्ति जो है यह लैटिन भाषा का शब्द है। अम्ल जो है, अम्ल की उत्पत्ति लैटिन भाषा के ऐसा शब्द से हुई है जिसका अर्थ प्रमुख रूप से पाए जाने वाले खट्टे पदार्थों से होता है। तो अम्ल की अगर दैनिक जीवन में परिभाषा बनाए तो कैसे बनाएंगे? परिभाषा बनाएंगे कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो प्रमुख रूप से स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। इस प्रकार के पाए जाने वाले पदार्थ को हम प्रमुख रूप से अम्ल के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। आप अपने घर पे नींबू खाते होंगे, उसमें प्रमुख रूप से खट्टापन आपको दिखाई देता होगा। आप प्रमुख रूप से कोई अचार खाने का कार्य करते होंगे, कच्चे आम को खाइए तो वो खट्टे होते हैं। तो उनमें प्रमुख रूप से पाए जाने वाले ये पदार्थ खट्टे क्यों हैं? इसलिए खट्टे हैं क्योंकि इनके अंतर्गत क्या उपस्थित है, अम्ल उपस्थित है। अच्छा, आधुनिक परिभाषा बात करते हैं। आधुनिक परिभाषा प्रमुख रूप से अम्ल की क्या है? तो अम्ल की आधुनिक परिभाषा के आधार पर देखो, बहुत छोटी सी परिभाषा। अम्ल वे पदार्थ होते हैं, देखो कैसे मिलाना है। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। नीले लिटमस पेपर को कैसे कर देते हैं, लाल कर देते हैं। जल में घुलने पर यह प्रमुख रूप से H+ आयन प्रदान करने का कार्य करते हैं। पाए जाने वाले इस प्रकार के पदार्थ जो होते हैं इनको हम प्रमुख रूप से अम्ल के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। तो विशेष तौर पर यहाँ पे याद रखिएगा, विशेष तौर पे आप इस चीज को याद रखिएगा। आधुनिक परिभाषा के आधार पर यदि हम परिभाषा बनाएं तो अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। जल में घोले जाने पर यह प्रमुख रूप से हमें H+ आयन प्रदान करने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। इस प्रकार के पाए जाने वाले पदार्थ जो होते हैं इनको हम अम्ल के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। उदाहरण देख लीजिए यहाँ पे। अगर हम उदाहरण के बारे में बात करें, सपोज दैट आप एक चीज को देखिए, HCl प्रमुख रूप से एक अम्ल है। क्वेश्चन पूछ लिया जाए, सिद्ध कीजिए कि HCl एक अम्ल है। तो आप कहेंगे कि HCl को यदि हम जल में घोलेंगे और यह यदि हमें H+ आयन प्रदान करने का कार्य करता है तो यह अम्ल होगा। अदरवाइज अगर प्रमुख रूप से H+ आयन प्रदान करने का कार्य नहीं करता है तो इसको हम प्रमुख रूप से अम्ल के रूप में नहीं मान सकते। तो आप देखिए यहाँ पे HCl जो है इसको प्रमुख रूप से हम तोड़ देंगे। अगर इसको तोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, H+ और Cl-। याद रखिएगा, सदैव H आगे की जो चीज होती है ना, आगे का जो प्रमुख रूप से लिखा हुआ होता है, यहाँ पे 2 डिजिट आपको दिखाई पड़ रही होगी, H और Cl। जो आगे होता है वो सदैव प्लस में और प्रमुख रूप से जो पीछे होता है वो सदैव कैसा होता है, माइनस में। तो यहाँ पे विशेष तौर पे याद रखिएगा कि यहाँ पे HCl को आपने तोड़ दिया तो ये टूटेगा, तो प्रमुख रूप से किसकी प्राप्ति होगी, H+ और Cl- की। इसी प्रकार से H2SO4 को अगर तोड़ो तो किसमें टूटेगा, H+ और HSO4- के रूप में टूटने का क्या करेगा, कार्य करेगा। तो इस प्रकार से हमारी जो परिभाषा निकल के आती है वह प्रमुख रूप से अम्ल की निकल के आती है। एक बार मैं फिर से आपको आधुनिक परिभाषा दोहरा देता हूँ, कैसे पढ़ना है, कैसे याद करना है, देखिएगा। आधुनिक परिभाषा में आप लिखेंगे तो लिखेंगे अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं और जल में घोले जाने पर H+ आयन प्रदान करने का कार्य करते हैं। इस प्रकार के पाए जाने वाले पदार्थों को हम प्रमुख रूप से अम्ल के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। आइए नेक्स्ट परिभाषा हम यहाँ पे प्रमुख रूप से देखते हैं। अगली परिभाषा जो हमारी यहाँ से आती है वह प्रमुख रूप से पाई जाने वाली आपकी क्षार की परिभाषा है। इसकी परिभाषा है क्षार की। देखिए, क्षार की उत्पत्ति जो है ये अल्कली नामक शब्द से हुई है। अल्कली जो शब्द है ये अरबी भाषा से लिया गया। कौन सी भाषा से, अरबी भाषा से। याद रखना, क्षार शब्द की उत्पत्ति जो है वह अरबी भाषा के अल्कलिस से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ समुद्र तटीय पौधों की राख से होता है। क्या होता है कि समुद्र के किनारे जो प्रमुख रूप से पौधे निकलते हैं वो क्या करते थे, जब मर नष्ट हो जाते हैं, सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, तो उनके गलने के कारण प्रमुख रूप से होता क्या है कि उसके चारों ओर प्रमुख रूप से विभिन्न प्रकार के पदार्थ जो होते हैं वो एकत्रित होने का कार्य करते हैं, जिनमें प्रमुख रूप से पाए जाने वाले क्षार के गुण उपस्थित रहने का कार्य करेंगे। तो याद रखिएगा, क्षार की उत्पत्ति जो है,
क्षार शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के अल्कली शब्द अल्कली से हुई है, जिसका अर्थ समुद्र तटीय पौधों की राख से होता है। आधुनिक परिभाषा के आधार पर क्षार किसे कहते हैं? तो क्षार वे पदार्थ हैं जो स्वाद में कैसे होते हैं? कसैले होते हैं, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं एवं जल में घोले जाने पर OH- आयन प्रदान करने का कार्य करते हैं। इस प्रकार के पाए जाने वाले पदार्थों को हम प्रमुख रूप से क्षार के नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। विशेष तौर पे केवल ये लाइन हमें याद रखनी है। आपको अगर कोई पूछे एक शब्द में हमें क्षार को परिभाषित कर दीजिए, तो आप बड़े आराम से परिभाषित करने का कार्य करेंगे। क्षार क्या है? वे पदार्थ जिनको जल में घोले जाने पर OH- आयन प्रदान करने का कार्य करते हैं, उनको क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। बाकी ये सारी चीजें ऑब्जेक्टिव में है। क्वेश्चन पूछा जाता है क्षार लाल लिटमस को कैसा कर देता है, तो क्या आंसर आएगा? नीला होगा। क्वेश्चन पूछ लिया क्षार का स्वाद कैसा होता है, तो कसैला होता है। यहाँ पे तोड़ दीजिए, NaOH यदि एक क्षार है तो OH- आयन देने का क्या करेगा? कार्य करेगा। तोड़ दीजिए, NaOH को तोड़ा आपने तो क्या प्राप्त हुआ? Na+ और OH-। इसी प्रकार से NH4OH को तोड़ेंगे तो NH4+ और OH- की क्या हो जाएगी? प्राप्ति। इस प्रकार से हमें प्रमुख रूप से क्षार की क्या हो जाएगी? प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि देखिए ये सभी हमें प्रमुख रूप से क्या प्रदान कर रहे हैं? OH- आयन प्रदान करने का कार्य कर रहे हैं, तो हम कह देंगे ये पाए जाने वाले पदार्थ कैसे हैं? प्रमुख रूप से पाए जाने वाले क्षारीय पदार्थ हैं। अगला क्वेश्चन जो मैं स्लाइड को ऊपर कर रहा हूँ, देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा गया है यूपी बोर्ड एग्जामिनेशंस में। आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को, कई बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा जाता है हाइड्रोनियम आयन को परिभाषित कीजिए। ये क्वेश्चन ललितपुर में किसी भी टीचर के पास नहीं मिलता और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विशेष तौर पे हमें याद रखना है, ये परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोनियम आयन किसे कहते हैं? तो एक बहुत सिंपल सी परिभाषा है। जब पाया जाने वाला हाइड्रोजन आयन H+ आयन, जब पाया जाने वाला हाइड्रोजन आयन जल के साथ क्रिया करता है तो प्राप्त होने वाला जो आयन होगा उसको हम प्रमुख रूप से हाइड्रोनियम आयन के नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। H2O की क्रिया H+ के साथ करा दो, 2 H ये हो गए, 1 H ये हो गया, लिख दीजिए H3O+, ये बन गया प्रमुख रूप से पाए जाने वाला आपका हाइड्रोनियम आयन। परिभाषा जो है वह प्रमुख रूप से आपकी लिखी हुई है। मैंने जो परिभाषा बताई वो आपके समीकरण के आधार पर बताई है। समीकरण के आधार पर अगर हम परिभाषा बनाए तो हाइड्रोनियम आयन क्या है? तो जब हाइड्रोजन आयन प्रमुख रूप से पाए जाने वाले जल के अणु के साथ क्रिया करने का कार्य करता है तो प्राप्त होने वाला आयन जो होगा उसको हम हाइड्रोनियम आयन के नाम से क्या करेंगे? जानेंगे। H2O की क्रिया केवल H+ के साथ करा दी है तो H3O+ की हमें क्या हो जाएगी? प्राप्ति हो जाएगी। चौथा क्वेश्चन यहाँ से लेते हैं। चौथे क्वेश्चन के बारे में देखिए। चौथा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, देखिएगा इसको। क्वेश्चन पूछा जाएगा आयनन या वियोजन को परिभाषित कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बताता हूँ। इसको मैं आपको अलग तरीके की स्लाइड्स पे दिखाना चाहूंगा, मैं समझाना चाहूंगा कि ये कैसे बनता है। देखिएगा। अच्छा, आप समझिए इसको। आयनन की क्रिया के बारे में बात कर रहे हैं, हमारा प्रोसेस है आयनन। हम जिस परिभाषा के बारे में बात कर रहे हैं वो आयनन के बारे में बात कर रहे हैं। आयनन के बारे में हम जब बात करते हैं तो आयनन के बारे में विशेष तौर पे याद रखिएगा। आयनन में हम क्या करेंगे? आयनन में हम आपसे ये कहेंगे कि ये मान लीजिए सपोज दैट एक प्रमुख रूप से पाया जाने वाला हमारा बीकर है। ये क्या हो गया? बीकर। इस बीकर में हमने प्रमुख रूप से पाए जाने वाले जल को भरने का कार्य कर दिया। ये हमारा प्रमुख रूप से पाए जाने वाले हमने जल को भरने का कार्य किया। ये हमारा जो पदार्थ इसके अंतर्गत उपस्थित है ये प्रमुख रूप से पाया जाने वाला जल हो गया। इस जल के अंतर्गत, इस जल में हमने प्रमुख रूप से पाए जाने वाले एक पदार्थ को मिलाने का कार्य किया। इसको मिला दिया NaCl, जिसको हम सोडियम क्लोराइड के नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। हमने इसको मिला दिया। अब ये जो सोडियम क्लोराइड होगा ये जल में क्या हो जाएगा? घुल जाएगा। सोडियम क्लोराइड को आप शुद्ध भाषा में क्या कहते हैं? नमक कहते हैं। क्या कहते हैं? नमक। तो जब यहाँ से नमक को मिला दिया तो आप ये कहोगे सर यहाँ पे तो नमक का विलयन बन जाएगा। तो ये सोचो, दिमाग लगाओ कि ये NaCl इस जल के अंतर्गत मिला कैसे होगा, कैसे इसने क्रिया करने का कार्य किया होगा। तो देखिए यहाँ पे हुआ क्या है? हुआ ये है कि NaCl जो है, NaCl ने जब प्रमुख रूप से पाए जाने वाले जल के साथ क्रिया की तो यह 2 आवेशित भागों में इसने टूटने का कार्य किया, जिसको हम प्रमुख रूप से Na+ और पाए जाने वाले Cl- के नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। तो देखिए सोडियम क्लोराइड को जब जल में आपने घुलने का कार्य किया, जब सोडियम क्लोराइड को आपने जल में घुलने का कार्य किया तो यह सोडियम क्लोराइड 2 आवेशित भागों में टूट गया, जिनको हम Na+ और Cl- के नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। प्राप्त होने वाला ये जो Na+ है इसको हम प्रमुख रूप से पाए जाने वाले घनायन के नाम से जानेंगे। ये हमारा कौन सा आयन कहलाएगा? घनायन। और जो Cl- है, प्राप्त होने वाला Cl- जो होगा इसको हम प्रमुख रूप से पाए जाने वाले ऋण आयन के नाम से क्या करेंगे? जानेंगे। तो इस प्रकार से आयनन की परिभाषा में हम अगर परिभाषा बनाए तो आप ऐसे लिख लीजिए। देखिए NaCl को यहाँ पे विद्युत अपघट्य कहेंगे। क्या कहेंगे? विद्युत अपघट्य।
अभी मैं सबकी परिभाषा आपको बता दूंगा, बहुत इजी वे में बताऊंगा, आराम से याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए पहले आयनन की परिभाषा निकालते हैं। तो आयनन की परिभाषा में आप लिखेंगे जब किसी विद्युत अपघट्ट को, किसको, जब किसी विद्युत अपघट्ट को किसमें मिलाया जाए, जल में मिलाया जाता है, तो वह अपने दो आवेशित भागों में टूटने का कार्य करता है। प्राप्त होने वाले धनावेशित भाग को हम प्रमुख रूप से पाए जाने वाले धनायन और प्राप्त होने वाले ऋणावेशित भाग को हम प्रमुख रूप से पाए जाने वाले ऋणायन के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। तो इसी क्रिया को हम प्रमुख रूप से पाए जाने वाले आयनन की क्रिया के नाम से क्या करेंगे, जानेंगे। आयनन की क्रिया क्या है, तो जब किसी पाए जाने वाले विद्युत अपघट्ट को जल में घोला जाता है तो वह अपने दो आवेशित भागों में टूट जाता है। प्राप्त होने वाला जो धनावेशित भाग होता है उसको हम क्या कहते हैं, धनायन, और प्राप्त होने वाले ऋणावेशित भाग को क्या कहते हैं, ऋणायन। इस प्रकार से होने वाली क्रिया को हम आयनन की क्रिया के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। क्लियर सबको? अच्छा, अब यहां से एक परिभाषा और मैं उठाऊंगा, बताऊंगा आपको कि विद्युत अपघट्ट क्या होता है। देखिए विद्युत अपघट्ट के बारे में और हम जल्दी से बात कर लेंगे। देखिए विद्युत अपघट्ट के बारे में बात करते हैं। हमारी जो नेक्स्ट परिभाषा निकल के आएगी वो है विद्युत अपघट्ट की। विद्युत अपघट्ट हमारी जो परिभाषा है। विद्युत अपघट्ट किसे कहते हैं, तो वे पदार्थ जिन्हें जल में घोलने पर, वे पदार्थ जिन्हें जल में घोलने पर वह दो आवेशित भागों में टूटने का कार्य करते हैं। कितने आवेशित भागों में, दो आवेशित भागों में टूटने का कार्य करते हैं। पाए जाने वाले इस प्रकार के पदार्थ को हम विद्युत अपघट्ट के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। दो आवेशित भाग कौन कौन से होंगे, धनायन और प्रमुख रूप से पाए जाने वाला ऋणायन। तो याद रखिएगा विद्युत अपघट्ट किन्हें कहते हैं, तो वे पदार्थ जिनको जल में घोले जाने पर वह दो आवेशित भागों में टूटने का कार्य करते हैं। पाए जाने वाले इस प्रकार के पदार्थों को हम प्रमुख रूप से विद्युत अपघट्ट के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। उदाहरण के तौर पे बात करें तो प्रमुख रूप से पाया जाने वाला NaCl हो गया। NaCl को अगर आपने अभी तोड़ा तो किस में टूटने का कार्य किया, इसने Na+ और Cl- के रूप में इसने टूटने का क्या किया, कार्य किया। तो ये NaCl दो आवेशित भागों में टूटा, धनायन और ऋणायन। इसी पदार्थ को हम प्रमुख रूप से विद्युत अपघट्ट के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। अच्छा, अगली चीज यहाँ पे हम देखें, अगली चीज को हम उठाते हैं। देखिए अगली चीज जो हमारी यहाँ से निकल के आती है, विद्युत अपघट्ट को प्रभावित आयनन की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में हमें बात करनी है। तो आयनन की क्रिया को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं, आयनन की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों में बात करें, सबसे पहला होता है विद्युत अपघट्ट की प्रकृति। देखिए विद्युत अपघट्ट जो होता है दो प्रकार का होता है, फिर मैं बता देता हूँ आपको। देखिएगा विद्युत अपघट्ट जो होंगे वह प्रमुख रूप से दो प्रकार के होते हैं। विद्युत अपघट्ट जो होगा वह दो प्रकार का होता है। जो हमारा पाया जाने वाला विद्युत अपघट्ट होगा ना, ये दो प्रकार का होता है। एक होता है प्रबल विद्युत अपघट्ट, ठीक, और एक होता है दुर्बल विद्युत अपघट्ट। प्रबल विद्युत अपघट्ट का मतलब वे विद्युत अपघट्ट जो प्रमुख रूप से जल में तेजी के साथ घुलने का कार्य करते हैं। कैसे घुलने का कार्य करें, तेजी के साथ, बड़ी तेजी के साथ इनका आयनन का कार्य किया जाएगा। इस प्रकार के पाए जाने वाले विद्युत अपघट्ट क्या कहलाएंगे, प्रबल विद्युत अपघट्ट। और दुर्बल विद्युत अपघट्ट किन्हें कहेंगे, तो पाए जाने वाले वे पदार्थ या वे विद्युत अपघट्ट जिनको जल में घोले जाने पर धीमे धीमे प्रमुख रूप से घुलने का कार्य करते हैं, वो क्या कहेंगे, दुर्बल विद्युत अपघट्ट के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। तो विद्युत अपघट्ट जिस प्रकार का होगा आयनन वैसे ही होगा। क्योंकि प्रबल विद्युत अपघट्ट यदि मिला देंगे तो बड़ी तेजी के साथ प्रमुख रूप से घुल जाएगा, और यदि प्रमुख रूप से दुर्बल विद्युत अपघट्ट को मिलाएंगे तो धीमे धीमे की गति के साथ घुलने का कार्य करेगा। तो प्रबल विद्युत अपघट्ट की आयनन का जो मान होगा कैसा हो जाएगा, अधिक, और दुर्बल विद्युत अपघट्ट के आयनन का मान कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। अच्छा आगे की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अगला है पाए जाने वाली विलायक की प्रकृति। विलायक की प्रकृति मतलब पाया जाने वाला कोई विलायक मतलब ऐसे पदार्थ जो प्रमुख रूप से किसी अन्य पदार्थ को घोलने का कार्य करते हैं। इस प्रकार के पाए जाने वाले पदार्थ को हम विलायक के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। तो यदि हमारा पाए जाने वाले हम विलायक के बारे में बात करें ना, तो विलायक यदि अच्छा है, अगर किसी पदार्थ को बड़ी तेजी से घोल लेता है तो उसकी आयनन का मान कैसा हो जाएगा, अधिक। यदि प्रमुख रूप से पाए जाने वाले धीमी गति के साथ घुलता है तो आयनन का मान कैसा हो जाएगा, कम। विलयन की सांद्रता, सांद्र विलयन का, अगर पाई जाने वाली विलयन की सांद्रता के बारे में बात करें तो हम सांद्रता के बारे में बात करते हैं। सांद्रता क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं। देखिए सांद्रता को समझिए, इसको समझना है हमें, सांद्रता को समझते हैं। सांद्रता
बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा, टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट परिभाषा। सांद्रता किसे कहते हैं? किसी विलयन में उपस्थित H प्लस आयनों की मात्रा, किसी विलयन में उपस्थित H प्लस आयनों की मात्रा तथा पाए जाने वाले उस विलयन में उपस्थित OH माइनस आयनों की जो मात्रा होती है वह उस विलयन की प्रमुख रूप से पाई जाने वाली सांद्रता के नाम से कहती जाती है, जानी जाती है। सांद्रता की परिभाषा विशेष तौर पर याद रखिएगा, किसी विलयन में उपस्थित H प्लस आयनों की मात्रा तथा OH माइनस आयनों की मात्रा जो होती है वह उस विलयन की प्रमुख रूप से क्या कहलाती है? सांद्रता। यदि मान लीजिए विलयन गाढ़ा है, अगर गाढ़ा विलयन है तो उसकी पाए जाने वाले आयनन का मान, देखो जैसे याद करो, सोचो विचार करो, शहद ले ली हमने, शहद कैसी होती है? गाढ़ी। अब इसमें हमने मान लीजिए कि प्रमुख रूप से पाए जाने वाले किसी नमक को मिलाने का कार्य किया, तो नमक कैसे घुलेगा? धीमे धीमे घुलने का क्या करेगा? कार्य करेगा। क्यों? क्योंकि इसकी सांद्रता का मान कैसा है? अधिक। यदि किसी विलयन की सांद्रता का मान अधिक है, जैसे शहद की सांद्रता का मान अधिक है, तो उसके आयनन का मान कैसा हो जाएगा? घट जाएगा। पानी में आ जाओ, पानी कैसा होता है? एकदम पतला होता है, कोई दिक्कत नहीं। नमक को आपने मिलाया, क्योंकि पानी की सांद्रता का मान कैसा होता है? कम, इसलिए पाए जाने वाला उसमें प्रमुख रूप से कोई पदार्थ जो होगा वह बड़ी आसानी से घुलने का क्या करेगा? कार्य करेगा। तो पानी की पाई जाने वाली प्रमुख रूप से, पानी चूंकि तनु है, तो तनु जो विलयन होते हैं उनकी पाई जाने वाली प्रमुख रूप से आयनन का मान कैसा होता है? अधिक। और गाढ़े विलयनों की पाई जाने वाली आयनन का मान कैसा होता है? कम होता है। अर्थात जिसकी सांद्रता, सांद्रता मतलब गाढ़ापन, तो जिसकी सांद्रता का मान प्रमुख रूप से अधिक होगा उसकी आयनन का मान कम, और जिसकी पाई जाने वाली प्रमुख सांद्रता का मान कम होगा उसमें आयनन का मान कैसा होता है? अधिक होता है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं, यहां से अगला जो आता है, विलयन की सांद्रता होगी, इसके बाद है तापमान। तापमान क्या होता है? अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि हम किसी प्रमुख रूप से पाए जाने वाली, हमने शरबत बनाने का काम करना है, हमने चीनी को डाल दिया, पानी में डाल दिया। अब मान लीजिए चीनी प्रमुख रूप से उसके अंतर्गत नहीं घुली, हमने पानी को क्या कर दिया? गर्म करोगे तो चीनी घुलने का क्या करने लगेगी? कार्य करने लगी। अर्थात आपने क्या किया? ताप को यदि जब आपने बढ़ाने का कार्य किया, जब हम ताप को बढ़ाते हैं तो आयनन का मान जो होता है प्रमुख रूप से बढ़ने का बेटा क्या करता है? कार्य करता है। तो तापमान बढ़ेगा तो आयनन का मान भी बढ़ने का क्या करता है? कार्य करता है। इस प्रकार से प्रमुख रूप से हमारा एक टॉपिक जो है वह प्रमुख रूप से समाप्त होने का क्या करता है? कार्य करता है। इसके आगे की जो चीज़ें हैं वह कल आपके सामने फिर से मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा और पुनः आपको वीडियो प्रमुख रूप से मिल जाएगा। तब तक के लिए मेरे चैनल को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरे साथ बने रहिए। आप उपस्थित हैं केमिस्ट्री विद अकबर सर के साथ, बायो भी मैं आपको प्रमुख रूप से वीडियो आपको प्रोवाइड कराने का कार्य करूँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं। थैंक यू।